अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ एक और नई कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस मेरी स्टोरीज़ पसंद आती है तो अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो शुरू करते हैं नई कहानी। इस कहानी का नाम है ब्यूटी इन द डार्कनेस और इसके राइटर है तहबीर खान। तो शुरू करते हैं ब्यूटी इन द डार्कनेस पार्ट 1। कितनी सुनसान जगह है यार ये। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। असल चलो वापस चलते हैं हॉस्टल। केटी ने रोड के दोनों साइड देखते हुए रुककर कहा। शाम ढलने में काफ़ी वक्त था, मौसम भी खुशगवार था, बारिश के आसार थे, हवाएं चल रही थी। असल जो इस टाउन का जायज़ा ले रही थी और केटी से चंद कदम आगे बढ़ गई थी, जहां वो आज से तकरीबन 12 साल पहले अपने पेरेंट्स के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी। केटी की आवाज़ पर वो रुकी। अब मैं इस जगह से कभी वापस नहीं जाऊंगी। मैंने 8 साल इंतज़ार किया अपने घर वापस आने के लिए। असल बिना पलटे केटी से बोली। और डरने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे साथ कोई आम लड़की नहीं, असल है जो किसी से नहीं डरती। असल बोलते हुए मुड़ी और आंख मारी और भागते हुए सामने बने घर की जानिब बढ़ गई। कोई था जो उसे देख रहा था। असल को महसूस हुआ, एक पल के लिए रुकी और अपने लेफ्ट साइड देखा, पर वहाँ कोई न था। दरख्त के पत्ते हिल रहे थे। वो दोनों गेट खोलकर अंदर चली गई। केटी और असल लॉन से होती हुई घर के अंदर चली गई। उस घर में 3 रूम थे। एक लिविंग रूम था, साथ ही ओपन किचन, कांच की बड़ी बड़ी विंडो जहाँ से बाहर का सारा मंजर नजर आता था। हर महीने असल के अंकल का एक मुलाजिम घर की सफाई करवा कर चला जाता था। इस बार वो नहीं आ सका था, जिस वजह से घर में मिट्टी धूल थी। घर तो बहुत प्यारा है, मिट्टी धूल बहुत हो गई है। खिड़की से पर्दे हटाते हुए केटी बोली। वो मीर बाबा अपने शहर गए हैं, इसलिए यहाँ की सफाई हमें खुद करनी होगी। चलो केटी, सफाई कर लेते हैं, फिर ग्रोसरी लेने चलेंगे, असल ने कहा। दोनों ने मिलकर घर की सफाई शुरू कर दी थी। 3 घंटे लग गए थे, पर अब पूरे घर की हालत ठीक पहले से कहीं बेहतर थी। वो दोनों काफ़ी थक गई थी। सफाई करते करते रात के 8 बज गए थे। यार बहुत भूख लगी है। यहाँ करीब में ही फूड स्ट्रीट है, वहाँ एक रेस्टोरेंट है। डैड अक्सर मुझे वहाँ लेकर जाया करते थे, असल ने सोफे पर बैठते हुए केटी से कहा। जाने की क्या ज़रूरत है असल, ऑर्डर कर दो, केटी ने कहा। मेरे पास क्रेडिट नहीं और अभी इंटरनेट भी नहीं है। मैं फ्रेश होकर आती हूँ, तुम भी हो जाओ, फिर हम साथ चलते हैं। वो बोलते हुए सोफे से उठी और अपने रूम की तरफ चली गई। कुछ ही देर में वो अपना बैग लिए वापस आई। मैं नहीं जा रही, बाहर बहुत अंधेरा हो रहा है और ये एरिया बहुत सुनसान है। केटी ने सामने खिड़की की तरफ इशारा किया। तुम कितना डरती हो केटी। ओके, गेट अंदर से लॉक कर लो और मैं केस लेकर जा रही हूँ। यहाँ अंधेरा होते ही भेड़िए घूमते हैं। उस पर अपना लॉन्ग ब्लैक कोट पहना, अपने गर्दन के गिर्द मफलर लपेटते हुए केटी की तरफ देखा। केटी का चेहरा खौफ से पीला हो गया था। असल का चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट आई। वो केटी को डरा रही थी। अपने शूज़ पहनकर असल घर से बाहर निकली तो वाकई में काफ़ी अंधेरा था। एक बल्ब जल तो रहा था, वो सामने वाले बंगलों के गेट के ऊपर लगा हुआ था, जो बंगले के पास ही रोशनी कर रहा था। इतनी सन्नाटा है यहाँ, अभी तो 8 बजे हैं और इतना वीरानी छाई हुई है। उसने पर्स से अपना सेलफोन और हेडफोन निकाला, हेडफोन कानों में लगाया। सॉन्ग सुनते हुए वो रास्ता याद करने लगी। वो जब 12 साल की थी अपने घर से हॉस्टल शिफ्ट हो गई थी, इसलिए रास्ता कुछ खास याद नहीं था। दूर से कोई उसे ही देख रहा था। इस अंधेरे में भी उसकी खूबसूरती साफ नुमाया हो रही थी। शोल्डर्स से थोड़े नीचे तक आते सिल्की काले बाल जो बार बार हवा से उसके चेहरे को छू रहे थे। सर्दी के मारे उसके गाल पिंक हो गए थे। चलते हुए उसके चेहरे पर गर्म तपिश महसूस हुई। उसी लम्हे असल को महसूस हुआ कि कोई उसको देख रहा है। उसने अपने लेफ्ट साइड देखा, पर कोई नहीं था। शायद मेरा वहम है, सोचते हुए असल ने सॉन्ग चेंज किया और सॉन्ग सुनते सुनते वो फूड स्ट्रीट पर पहुंच गई। उस जगह रौनक थी, चहल पहल थी। हेडफोन निकाल कर उसने कोट की जेब में रख लिए। सामने बने आलीशान रेस्टोरेंट के अंदर चली गई। वहाँ वो एक टेबल के साथ लगी चेयर पर बैठ गई। उसका अकेले बैठकर खाने का बिल्कुल मूड नहीं था, पर भूख इतनी लगी थी
एक वेटर को उसने ऑर्डर दिया। रेस्टोरेंट अंदर से भी चेंज हो गया था। 8 साल में यहाँ कितना कुछ बदल गया है। उसे फिर से महसूस हुआ कोई उसे देख रहा है। असल ने अपने इर्द गिर्द देखा, पर वहाँ मौजूद लोग अपने अपने आप में मगन थे। ये क्या था? आखिर मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि कोई मुझे मुसलसल देख रहा हो? वो इसी सोच में थी। उसका ऑर्डर आ गया था। उसने डिनर किया और केटी के लिए सैंडविच पैक करवा कर रेस्टोरेंट से बाहर निकल आई तो उससे ठंड लग रही थी। इतनी सर्दी, उसके गाल सर्दी से सुर्ख हो गए थे। उसकी नज़र कॉफ़ी शॉप पर पड़ी। उसने कॉफ़ी ली और सामने थोड़ी दूर जनरल स्टोर से उसने ग्रोसरी ली और घर जाते रास्ते की तरफ मुड़ गई। फूड स्ट्रीट की रोशनी और चहल पहल से वो अब काफ़ी दूर आ चुकी थी। सामान लिए वो चलते चलते थक गई थी। अभी भी 20 मिनट का रास्ता बाकी था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। अचानक उसके राइट साइड से एक कार उसकी तरफ आते हुए नजर आई। उसने इशारे से कार रोकी। कार थोड़े फासले पर जाके रुक गई। असल जल्दी से कार की तरफ बढ़ी। अब अगर कार रुक ही ली है तो विंडो भी खोल लेता। उसने कार विंडो पर टक टक करते हुए खुद से कहा। कार में बैठा शख्स उसकी सारी बात सुन चुका था। उसने गुस्से से विंडो नीचे की। मुझे लिफ्ट चाहिए, कुछ दूरी पर मेरा घर है, क्या आप? ओके, कार में बैठिए, शख्स ने उसकी बात काटते हुए कहा। असल कार की दूसरी साइड आई और गेट खोलकर बैठ गई। कार असल के घर जाते हुए रोड की तरफ मुड़ गई। कुछ देर खामोशी से असल उस डैशिंग हैंडसम यंग लड़के को देखने लगी। फिर कुछ सोचकर असल बोली, मैं असल हूँ और यहाँ न्यू शिफ्ट हुई हूँ। और आप? वो उसके बोलने का इंतज़ार कर रही थी। तकरीबन 1 मिनट के बाद जब कोई जवाब नहीं दिया तो असल ने फिर कहा, मैं आपसे बात कर रही हूँ मिस्टर स्ट्रेंजर। उसने फिर से उसको इग्नोर किया। इतना एटीट्यूड, खुद को पता नहीं क्या समझ रहा है, असल ने दिल में सोचा और फिर नज़रअंदाज करते हुए खिड़की की दूसरी तरफ देखने लगी। कुछ ही मिनट बाद वो अपने घर के सामने थी। उसने खामोशी से सामान उठाया, थैंक यू बोलते हुए कार से उतर गई। उसके उतरते ही कार तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ गई। गेट का लॉक खोलते हुए असल ने उस कार को सामने बंगले में जाते देखा। ओह, तो ये खूबसूरत बंगला इसका है, इस स्ट्रेंजर का। वो अंदर आई तो उसकी नज़र लाउंज पर सोती केटी पर पड़ी। ये तो सो गई, सामान स्लैब पर रखा, इतनी सर्दी हो रही है, हीटर भी ऑन नहीं किया। केटी ने असल के हीटर भी ऑन नहीं किया। केटी ने असल ने हीटर ऑन किया, फिर ब्लैंकेट लाकर केटी को उड़ा दी। अपने रूम में आकर उसने चेंज किया, लाइट ऑफ करके बेड पर सोने के लिए लेट गई। थकन की वजह से लेटते ही उससे नींद आ गई थी। कार पार्किंग करके वो सीधा अपने रूम में चला गया। उस बड़े से बंगले में वो अकेला रहता था। हारिस के पेरेंट्स की डेथ 1 साल पहले ही हुई थी, जब वो 22 साल का था। जिस दिन उसे अपनी पावर्स का मालूम हुआ, उन पावर्स के बारे में हारिस ने किसी को नहीं बताया था। उसके डैड एक मशहूर बिजनेसमैन थे। उनकी डेथ के बाद हारिस ने सारा बिजनेस संभाल लिया था, पर बिजनेस में हारिस का कोई इंटरेस्ट नहीं था। हारिस कौन था, ये एक बहुत बड़ा राज था। आंखें बंद किए वो बेड पर लेटा हुआ था। रात इतनी गहरी नहीं हुई थी, पर बाहर से खूंखार भेड़ियों की आवाज़ आना शुरू हो गई थी। हर रात की तरह ये आवाज़ें भी सिर्फ हारिस को सुनाई देती थी। इन आवाज़ों को सुनकर हारिस ने अपनी आंखें खोली। हारिस, मैं अपने क्वार्टर में जा रहा हूँ। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे इंटरकॉम कर दीजिएगा। कमरे का दरवाज़ा नॉक करते हुए सेली ने कहा और फिर चला गया। ये सेली था, हारिस का पुराना मुलाजिम। सेली अपनी बीवी के साथ पीछे सर्वेंट क्वार्टर में रहता था। बंगले के सारे काम ये दोनों ही देखते थे। इसके अलावा एक तुर्किश शेफ था जो सुबह 8 बजे ही बंगले में आ जाता था और रात के 11 बजे वापस चला जाता था। उसे रुकने की इजाज़त नहीं थी। बाकी मुलाजिम को हारिस ने निकाल दिया था। वो बहुत गहरी नींद में थी। इन आवाज़ की वजह से नींद में खुद से कहने लगी, असल ये क्या है? हाँ, ख्वाब में भी भेड़िए आ रहे हैं तुम्हारे? मैंने तो एक मजाक किया था केटी से, भेड़ियों का। उसे लगा वो ख्वाब देख रही थी और ये आवाज़ें उसे ख्वाब में आ रही थीं। अब ये आवाज़ें बहुत ही नज़दीक से आने लगी। वो झट से उठ बैठी। उसने लैंप ऑन किया। ये तो सच में आवाज़ें आ रही है, भेड़ियों की। क्या यहाँ सच में भेड़ियों का बसेरा है? बेड से उठते हुए उसने टाइम देखा। रात के 2 बज रहे थे। वो कमरे से बाहर आई। लाउंज में केटी बेखबर सो रही थी। इसे देखो, इतने शोर में भी सो रही है। लाउंज में लगी ग्लास विंडो पर से
पर्दे हटाकर वो लॉन में देखने लगी, पर वहाँ कोई नहीं था। और फिर वो सारी आवाज़ें बंद हो गई। उसका दिल कर रहा था वो बाहर जाके इन खूंखार भेड़ियों को देखे। आखिर वो इतनी रात को बाहर आकर शोर क्यों कर रहे हैं? हम इंसानों की नींद क्यों खराब कर रहे हैं? असल ने सोचते हुए पर्दा वापस डाल दिया। अपने रूम में आकर बेड पर लेट गई। उसने सोने की बहुत कोशिश की, पर नींद उड़ गई थी। असल फिर से उठकर बैठ गई थी। साइड टेबल पर रखे लैपटॉप को उठाया। उसे याद आया कि इंटरनेट ही नहीं है। ये सोचकर लैपटॉप बेड पर रखा। उसको फिर वही महसूस हुआ, कोई उसे देख रहा है। उसकी नज़रें उसके रूम में कांच के दरवाजे पर लगे सफ़ेद जाली वाले पर्दे पर पड़ी। उसे वहाँ कोई नज़र आया। एक लम्हे को वो टुकटुकी बांधे वहीं देखने लगी। वो बहादुर थी, पर इस टाइम उसे भी खौफ आ रहा था। वो बेड से उठकर खिड़की के करीब आई। पर पर्दा हटाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। नेट के पर्दे को कांच के दरवाजे से हटा दिया, ताकि जो कोई भी हो उसे वो देख सके। वही दरवाजे के पास रखे काउच पर बैठ गई। देर तक वो नज़रें जमाए वहीं बैठी रही। उसे कब नींद आई उसे पता ही नहीं चला। सुबह के 11 बजे उसकी आंख खुली, वो भी किचन से आती शोर की वजह से। उठकर सीधी किचन में आ गई। केटी, सुबह सुबह इतना शोर क्या कर रही हो? गुड मॉर्निंग। कॉफ़ी बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट रेडी है, फ्रेश होकर आ जाओ, फिर दोनों साथ मिलकर करते हैं। ओके। कुछ देर बाद वो दोनों डाइनिंग टेबल पर साथ बैठी नाश्ता कर रही थी। नाश्ते के दौरान असल का सेलफोन बज रहा था। असल के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अंकल तहसीन का नाम देखकर एक सिप कॉफ़ी का लिया, फिर फ़ोन उठाकर बाहर लॉन में आ गई। आसमान पर बादल छाए हुए थे, ऐसा लगता था जैसे अभी बारिश हो जाएगी। उसने बाहर आते ही कॉल रिसीव की। हाय, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, शिफ्ट हो गई तुम अपने घर में? जी अंकल, मैंने तुमसे कितना कहा मेरे पास अमेरिका आ जाओ, पर तुम सुनती ही नहीं हो। मैं परेशान रहता हूँ तुम्हारे लिए असल। अंकल, आप मेरे लिए परेशान मत हुआ करें, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। ओके, लेकिन जब तुम्हारा दिल करे तो मुझे बता देना, मैं तुमको लेने आ जाऊँगा। अच्छा, मैंने तुमको एक अहम बात बताने के लिए कॉल की थी। असल खामोशी से सुन रही थी। आरसी कार शॉप में जिस कार को तुमने पसंद किया था, तुम उस कार को जाके ले सकती हो। सारे पेपर्स बन चुके हैं। एक बात और, कार को चलाते हुए ज़रा ध्यान रखना। ओके अंकल। कुछ देर पहले केटी लाउन में आई थी, पौधों को पानी दे रही थी। असल फ़ोन बंद करके केटी के पास आई और ख़ुद भी पौधों को पानी देने लगी। कार के पेपर्स बन गए हैं, असल ने पानी देते हुए बताया। केटी ने ये सुनकर बुरा सा मुंह बनाया। असल समझ गई थी उसने मुंह क्यों बनाया था। उसने अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश की, पर वो उसमें कामयाब नहीं हो सकी। एक तो मेरी कार को 3 बार ठोक दिया, ऊपर से हंस रही हो? बेचारी मेरी कार अभी तक रिपेयर नहीं हुई उस मैकेनिक से, केटी ने उदासी से कहा। असल को ड्राइविंग बिल्कुल नहीं आती थी, पर कभी कभी वो केटी से ज़बरदस्ती उसकी कार लेकर कहीं न कहीं मार देती थी। पुरजोश पर खुशकिस्मती थी, असल को एक खारिश तक नहीं आई थी। असल से केटी की दोस्ती हॉस्टल में हुई थी। केटी के वालिदैन की डिवोर्स हो गई थी। केटी की एक छोटी बहन थी जो अपनी मम्मा के साथ रहती थी। उसके डैड ने दूसरी शादी कर ली थी और मम्मी ने भी अपने कज़न से शादी करके अपना घर फिर से बसा लिया था। इसलिए उसने हॉस्टल में रहना बेहतर लगा था। असल और केटी एमबीए का लास्ट साल मुकम्मल करने वाले थे, तो वो असल के कहने पर असल के साथ उसके घर में शिफ्ट हो गई थी। वो बहुत खुश थी। आज फाइनली उसको अपनी कार मिलने वाली थी। वो कार शॉप पर जाने के लिए रेडी हो रही थी। साइड कॉर्नर पर रखा असल का फ़ोन बजने लगा। असल ने बालों पर कैचर लगाते हुए फ़ोन उठाकर चेक किया तो एक मैसेज था, कार शॉप के मैनेजर का। जल्दी से उसने ऑन किया। असल मैडम, आपकी कार आपके घर आधे घंटे में पहुंच जाएगी, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। उसने मैसेज पढ़कर फ़ोन वापस रख दिया, सीधी केटी के पास आई। केटी भी अपने रूम में तैयार हो रही थी। इतना तैयार मत हो केटी। केटी को मेकअप करते हुए देखकर असल ने कहा। क्यों? केटी ने लिपस्टिक को डार्क करते हुए पूछा। मैनेजर का टेक्स्ट आया था, वो खुद लेकर आ रहा है। असल उदासी से बोलते हुए बेड पर बैठ गई। चलो कोई बात नहीं, कार आ जाएगी तो हम शाम में लॉन्ग ड्राइव पर चल देंगे। केटी ने असल की उदासी दूर की और ख़ुद भी उसके पास आकर बैठ गई। असल के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। यार, सामने वाले बंगले में एक बहुत डैशिंग गुड लुकिंग लड़का देख, वो दूर से ही इतना हैंडसम लग रहा है। उस लड़के के बारे में वो कुछ जानती नहीं थी, पर उसकी बात करते हुए केटी की आंखों में चमक उतर आई थी। चेहरे पर मुस्कुराहट फैली हुई थी।
आज देखा मैंने जब तुम तैयार होने रूम में चली गई थी। मेरा तो दिल कर रहा है उससे फ्रेंडशिप कर लूँ। आहा कैटी मैडम, उनकी बातें तो सुनो। कहाँ कहाँ से गुड लुकिंग है वो? मुझे तो कहीं से नहीं लगता, असल ने चिढ़कर कहा, जबकि वो जानती थी केटी सही कह रही है। निहायत ही कोई मगरूर बदतमीज लड़का है, खुद को कहीं का प्रिंस चार्मिंग समझता है। तुमने तो कहा था उसने तुमको लिफ्ट दी थी जब तुम रेस्टोरेंट गई थी। हाँ, इसका मतलब क्या वो अच्छा है? लिफ्ट देने से कोई अच्छा हो जाता है? असल ने मुंह बनाते हुए कहा। तो क्या हुआ अगर नाम नहीं बताया तुमको? क्या पता उस वक्त उसका बोलने का मूड ना हो। केटी ने फिर से उस अजनबी की साइड ली। तुमको वो बहुत डिसेंट लगता है। ओके, तुमको मेरा चैलेंज है, उससे दोस्ती करके दिखाओ। असल ने कुछ सोचते हुए कहा। ठीक है, मुझे चैलेंज कबूल है, और तुम देखना मैं चैलेंज पूरा करूंगी, केटी ने मुस्कुराते हुए कहा। केटी भी किसी से कम नहीं थी। भूरी आंखें, सफ़ेद गोरा रंग, ब्राउन गोल्डन बाल, उसकी खूबसूरती भी बेशुमार थी। ओके डन, तुम्हारे पास पूरा एक दिन है। असल को पूरा यकीन था वो चैलेंज पूरा नहीं कर सकेगी। वो अपने लॉन में दूर से ही असल और केटी की बातें सुन रहा था और मुस्कुरा रहा था। असल से उसका एक गहरा ताल्लुक था जो वो खुद नहीं जानता था, पर जिस दिन उस नाजुक परी जैसी बहादुर लड़की को देखा था उसका दिल जोर से धड़का था। एक अजीब सा एहसास उसके अंदर उतर गया था जो कभी उसने किसी के लिए फील नहीं किया था। उसने एक आह भरी और बाहर लॉन में चेयर पर जाकर बैठ गया। असल की ब्लैक असल की बैग पर ब्लैक प्राडो आ चुकी थी। वो कार को चारों तरफ से घूमकर देख रही थी। केटी भी उसके साथ थी। असल का फ़ोन बजने लगा था। फ़ोन पर तहसीन अंकल थे। वो फ़ोन रिसीव करते हुए केटी के साथ अंदर चली गई थी। तहसीन साहब असल के डैड के बड़े भाई थे जो 15 साल से लंदन में अपने इकलौते बेटे और बीवी लीसा के साथ मुकीम थे। असल को वो अपने साथ ले जाना चाहते थे, पर असल उनके साथ नहीं गई। तहसीन साहब ने असल को तुर्की के सबसे अच्छे हॉस्टल में छोड़ आए थे और हर 2 महीने बाद वो तुर्की का चक्कर लगाते कि शायद असल उनके साथ लंदन जाने पर मान जाए, पर वो कभी नहीं मानी। जब वो 12 साल की थी और उस वक्त वो अपने तहसीन अंकल के साथ लंदन में थी। वो स्कूल की छुट्टियां गुजारने हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ लंदन जाती थी, पर इस बार उसके पेरेंट्स नहीं गए थे। उसके डैड के ऑफिस में कोई बड़ा प्रोजेक्ट शो हो गया था। फॉरेस्ट साइड एरिया था जहां उसके डैड का प्रोजेक्ट चल रहा था। असल लंदन में थी जब उसके डैड और मम्मा को फॉरेस्ट प्रोजेक्ट के सिलसिले में अपनी वाइफ के साथ आए हुए थे। जंगल में वोल्फ के हमले से उनकी डेथ हुई थी। ये बात असल को तहसीन अंकल ने सरसरी सी बताई थी। इस हादसे से असल ने फैसला कर लिया था वो अब कभी भी लंदन नहीं जाएगी। केटी किचन में कुकिंग करने चली गई थी। जग में पानी भरते हुए किचन की विंडो से बाहर देख रही थी। वो गुड लुकिंग लड़का नजर आया। वो बहुत हैंडसम था। उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी रौबदार। उसे देख कर लगता था कि वो वाकई में मगरूर है, लोगों की परवाह ना करने वाला। पानी का जग भर चुका था और पानी सिंक में गिर रहा था। अब वो अपनी कार में बैठकर जा चुका था। उसने नल बंद किया और कैबिनेट से मैक्रोनी निकाल कर स्टील के बाउल में डाली। फिर जग में पानी भरा हुआ पानी बाउल में डालकर पकने के लिए चूल्हे पर रख दिया था। मैंने चैलेंज तो कर लिया है एक्सेप्ट, पर मैं पूरा कर सकूंगी? असल की बातों से तो मुझे लग रहा है वो ठीक कह रही है। मगरूर हुआ तो? केटी मकरोनी बनाते बनाते सोचों में गुम हो गई थी। उसके जहन पर हारिस छाया हुआ था। वो उसे अच्छा लगा था। उसमें कोई बात तो थी जो और लड़कों में नहीं थी। इसलिए सिर्फ एक चैलेंज ही नहीं था, बल्कि केटी का दिल का मामला भी था। केटी सारी मैक्रोनी जला दी। यार क्या करती हो? किन सोचों में गुम हो? असल किचन के दरवाजे पर खड़ी केटी को सोचों में गुम देखा तो उसे तंग करने का सोचा। केटी ने जल्दी से बिना देखे चूल्हा बंद कर दिया। असल ने अपनी आंखों के इशारे चूल्हे पर रखे मकरोनी की तरफ किया और आंख मारते हुए किचन से बाहर चली गई। केटी ने स्टील के बाउल में देखा तो मकरोनी कच्ची थी और पकी भी नहीं थी। उफ असल! फिर से उसने फार्म हाउस फिर से उसने फ्लेम ऑन की और सलाद बनाने लग गई थी और देर बाद किचन से बाहर निकली। लाउंज में पड़े काउच पर असल लैपटॉप में अपनी क्लास की शेड्यूल चेक करने में मसरूफ़ थी। क्या कर रही हो? शेड्यूल चेक कर रही थी। मुझे कुछ बुक्स अर्जेंट चाहिए। असल ने लैपटॉप को बंद किया और उठते हुए बोली, ठीक है शाम में जाके ले आएंगे। असल, मैं अभी जा रही हूँ। क्या तुम ड्राइव कर लोगी? असल, फिर कहीं कार ठोक दी तो?
केटी ने परेशानी से कहा। मैं भी साथ चलती हूँ। यार परेशान नहीं हो, मैं यहीं करीब में ही जा रही हूँ। यहाँ बुक शॉप देखी थी कल मैंने। अच्छा ठीक है, केटी कहते ही वापस किचन में चली गई। असल उठकर अपने रूम में आई, अलमारी से लाइट पीच कलर की रंग का फ्रॉक निकाला। चेंज करके वो ड्रेसिंग के सामने आई। बालों पर ब्रश करके वो कार की चाबी उठाते हुए बाहर निकल गई। कार में बैठकर उसने म्यूजिक ऑन कर दिया। रोड वाले साइड कार को टर्न कर दिया। वो बहुत ध्यान से कार चला रही थी। वो नहीं चाहती थी इतनी जल्दी कार को कोई नुकसान पहुंचे। आधे घंटे में वो बुक शॉप पर पहुंच गई थी। कार से उतरकर वो बुक शॉप पर गई, वहां से कुछ बुक्स ली और वापस कार में आकर बैठ गई। वापसी पर उसने गलत टर्न लिया था। वो भूल गई थी रास्ता। हल्की आवाज़ में म्यूज़िक चल रहा था। वो फुल स्पीड में ड्राइविंग कर रही थी। सामने से एक बाइक उसकी कार के आगे आकर रुकी। वो स्पीड कम करने लगी पर कंट्रोल नहीं कर सकी। कार जन करते हुए एक झटके से रुकी। इस दौरान असल ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि उसे मालूम था बाइक वाला किसी सूरत नहीं बच सकता उसकी कार की हिट से। कार रोकते ही असल ने अपनी आंखें खोली। 1 इंच के फासले पर वो बाइक वाला खड़ा इस खूबसूरत हसीन लड़की की हरकत देख रहा था। वो परी जैसी थी। सफ़ेद रंगत पीच रंग के फ्रॉक में वो बिल्कुल परी लग रही थी। काले सिल्की बाल जो उसके शोल्डर के इर्द गिर्द फैले हुए थे। ओह शुक्र है कुछ नहीं हुआ। असल उसे देखते हुए कार से उतरी थी। तुमको इतना ही मरने का शौक है तो किसी ट्रक के सामने जाके खड़े हो जाओ। मेरी ही कार मिली थी तुमको, वो गुस्से से बोली। गुस्से से उसकी सफ़ेद सुनहरी रंगत पिंक हो गई थी। तुम रॉन्ग वे पर ड्राइव कर रही हो असल, वो हेलमेट उतारते हुए बोला था। अपना नाम उस अजनबी के मुंह से सुनकर वो चौंक गई। वो बहुत हैंडसम गुड लुकिंग था। काले और ब्राउन शेड बाल बहुत बहुत ही स्टाइलिश बने हुए थे। बड़ी बड़ी आंखें जिनका रंग काला और कभी ग्रे लग रहा था। ऊंचा लंबा कद, सफ़ेद रंगत, हल्की हल्की ब्रीड उस पर बहुत अच्छी लग रही थी। उसकी ड्रेसिंग भी बहुत उम्दा थी। वो हर लिहाज से परफेक्ट था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। हेलमेट उतरा तो असल ने उसका चेहरा देखा तो वो रात याद आई जब उसने लिफ्ट मांगी थी। ये वही कार वाला था। देखो मिस्टर स्ट्रेंजर, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। अपनी बाइक हटाओ कार के सामने से, वो उसकी बात को इग्नोर करते हुए बोली। मैं नहीं हटाऊंगा, वो बोलता हुआ बाइक से टेक लगाकर खड़ा हो गया। खुद को समझते क्या हो तुम? ये तुम्हारा रोड है, जब मर्जी चाहे खड़े हो जाओ किसी भी कार के सामने आकर। असल उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से में बोली। असल को कुछ फील हुआ पर उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। केटी उसको शरीफ कह रही थी। केटी इसको शरीफ कह रही थी। असल किसकी आंखों में देखकर गुस्से में उसकी आंखों में देखकर गुस्से में बड़बड़ाई। वो सुन चुका था और ज़ेरे लब मुस्कुराया। हेलमेट पहनकर अपनी बाइक स्टार्ट की और वहां से चला गया। उसके जाते ही गर्म हवा का झोंका उसके गाल को छूते हुए गुजर गया। उसने अपने गाल को टच किया। अभी क्या था, सर्दी में गर्म हवा। वो कार में बैठ गई। कार को टर्न किया। जिस साइड उसकी बाइक मुड़ी वो भी उस साइड टर्न हो गई, क्योंकि वो रास्ता भूल गई थी। असल अभी तक नहीं आई। केटी ने 2-3 बार कॉल की थी पर असल ने नहीं उठाई थी। बाहर से आवाज़ आई तो केटी समझी असल आई है। वो लॉन में आई पर वहाँ कोई नहीं था। लॉन की ग्रिल से बाहर झाँका तो वो बंगला वाला लड़का था। केटी ने जल्दी से अपने बाल ठीक किया और उस बाइक वाले के पास चली गई। वो गेट खोलने का वेट कर रहा था। रिमोट कंट्रोल से गेट ऑन किया। उसका दरवाज़ा इलेक्ट्रिक के ज़रिए खुलता था। गेट खोल चुका था। वो अंदर जाने ही वाला था पर आवाज़ सुनकर रुक गया था। एक्सक्यूज़ मी, आप यहाँ रहते हैं? यहाँ किसी को देखा ही नहीं, हम जब से आए हैं। हाँ मैं यहीं रहता हूँ। उसका लहजा अंदाज बहुत ही सॉफ्ट था। उसने हेलमेट उतार दिया था केटी को देखकर। हाय कितना हैंडसम है, दिल में सोचा। मैं केटी हूँ, फालतू बातों में टाइम नहीं लगाऊंगी, पॉइंट की बात पर आती हूँ। मैंने अपनी फ्रेंड से चैलेंज किया है, मैं आपसे फ्रेंडशिप करके दिखाऊं। वो उसकी आंखों की तरफ देखते हुए बोल रही थी। अचानक केटी के सर में दर्द होने लगा। उसने अपनी आंखें दूसरी साइड कर ली। उसकी आंखों में कोई देख ही नहीं सकता था। उसकी आंखों की तपिश कोई बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था, इसलिए वो कभी किसी से आई कांटेक्ट नहीं करता था ज़्यादा देर तक। एक नज़र उस लड़की की तरफ देखा। वो बहुत खूबसूरत थी। सफ़ेद रंग, भूरी रंग की आंखें, प्यारी सी। तो आप चैलेंज पूरा करना चाहती हैं? ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। केटी को यकीन ही नहीं आ रहा था वो इतनी जल्दी मान जाएगा। अब हम दोस्त हैं तो क्या मैं नाम जान सकती हूँ तुम्हारा? मैं हारिस।
हारिस, नाइस नेम। ये क्या चल रहा है यहाँ? हाँ, असल मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई। असल ने आते हुए केटी को उसके साथ देखा तो जल्दी से कार से उतरी। वो बुक्स निकाल कर घर के अंदर जाने लगी। हारिस उसे ही देख रहा था। मैं तुमको अपनी दोस्त से मिलवाती हूँ। वैसे तो इसकी तुमसे पहले मुलाकात हो चुकी है, पर अच्छी नहीं थी, केटी ने हारिस को कहा। असल यहाँ आओ, केटी ने असल को आवाज़ लगाई। मैं नहीं आ रही, तुम जाओ, असल कहती हुई कार लॉक करने लगी। यार असल आओ तो, मैंने चैलेंज पूरा कर लिया है और अब हम फ्रेंड्स हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? इसमें तो इतना एटीट्यूड है। असल सोचते हुए किटी के पास गई। असल ये हारिस है और हारिस ये असल मेरी बेस्ट फ्रेंड है। केटी ने तारुफ करवाया। हाय हारिस। हारिस ने हैंडशेक करने के लिए हैंड आगे बढ़ाया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कितना फ्लर्टी है, सोचते हुए असल ने हैंडशेक किया। असल को फिर से अजीब सी फीलिंग हुई। उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। केटी, मैं घर जा रही हूँ, अगर तुमको रुकना है तो रुको यहाँ, असल कहती हुई चली गई। ओके बाय हारिस, मैं भी चलती हूँ, फिर मुलाकात होगी। असल अपने रूम में आई, हाथ में पकड़ी बुक्स मेज़ पर रख दी और बेड पर आंखें बंद करके लेट गई। अचानक उसे अपने हाथ की कलाई पर दर्द का एहसास हुआ। उसने अपना हाथ करीब करके देखा। कलाई पर एक निशान उभरा हुआ था जो सुर्ख हो रहा था। असल फौरन उठ बैठी। ये कैसा निशान है? उसे काफ़ी दर्द हो रहा था। ये सुर्ख निशान हारिस के हाथ मिलाने से हुआ था और इस बारे में हारिस भी नहीं जानता था। साइड दराज से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला, एक जेल निकालकर उस सुर्ख निशान पर लगाया। कुछ देर पहले तक तो सब कुछ ठीक था, अब जख्म कहाँ से हो गया? सोचते हुए वो पट्टी करने लगी। असल आ जाओ, मैंने खाना लगा दिया है, केटी ने खाना टेबल पर लगाते हुए असल को आवाज़ दी। वो सुस्त चलती हुई कमरे से बाहर आई, डाइनिंग से चेयर खींचकर उस पर बैठ गई। केटी पहले ही बैठ चुकी थी। असल को निढाल देखा तो बोली, तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, असल ने प्लेट में बिरयानी डालते हुए जवाब दिया, जो केटी ने ऑर्डर पर मंगवाई थी। तुमने तो मैक्रोनी बनाई थी, ये बिरयानी कहाँ से आई? मैक्रोनी जल गई इसलिए ऑर्डर पर बिरयानी मंगवाई है। असल ने सर हिलाया और लंच करने लगी। हारिस के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? केटी ने जोश से पूछा। असल के हाथ में बेहद दर्द था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो मज़ीद यहाँ बैठती। वो खड़ी हो गई। मेरा मूड नहीं कुछ खाने का, मैं रूम में जा रही हूँ, असल बोलकर मुड़ी ही थी, एकदम चक्कर आकर ज़मीन पर गिर गई। असल क्या हुआ? और वो चेयर से तेज़ी से उठकर असल के पास आ गई। असल की आंखें बंद हो रही थी। केटी ने जैसे तैसे करके असल को काउच तक ले जाकर लेटाया था। डॉक्टर का नंबर उसके पास नहीं था और यहाँ उसे कोई जानता भी नहीं था। फिर हारिस याद आया। कोट पहनकर केटी घर से बाहर आई। बाहर बहुत सर्दी थी। दोपहर के 4:30 बज रहे थे। हारिस के बंगले के सामने आकर केटी रुक गई। साइड पर लगी डोरबेल बजाई। उसके पावर से वो देख और सुन सकता था, पर वो अपनी पावर्स इस्तेमाल बहुत कम करता था। अपने रूम में लगे एलईडी पर वो बाहर गेट पर खड़ी केटी को देख रहा था। उसके बंगले में हर तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। सेली, हारिस का खास मुलाजिम, वो वहीं था। रिमोट कंट्रोल से दरवाज़ा खोला। केटी भागती हुई अंदर आई। मुझे हारिस से मिलना है। उसने लॉन में से आते सेली को देखा तो बोली। वो थोड़ी घबराई और परेशान लग रही थी। आप कौन है? मैं केटी हूँ, हारिस की दोस्त। ओके, आप अंदर चले, मैं हारिस साहब को बुलाता हूँ, वो कहकर मुड़ गया। केटी भी पीछे पीछे चल दी। हारिस लाउंज की तरफ ही आ रहा था। सेली वहीं रुक गया। इससे पहले सेली कुछ कहता, केटी ने खुद ही कह दिया, असल को पता नहीं क्या हो गया है, वो बेहोश हो गई है। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, या तुम मेरे साथ चल सकते हो? और मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ, इसलिए तुम्हारे पास ही आई हूँ। ओके चलो, हारिस कहता हुआ उसके साथ चला जाता है। यहाँ असल होश में आ चुकी थी। मुझे क्या हो गया था? मैं यहाँ कैसे आई? वो खुद को काउच पर बैठा पड़ा हुआ देखकर सोचती है कि उसे क्या हुआ था। और केटी भी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। असल पूरे लाउंज में नज़र घुमाकर देखती है। केटी, कहाँ हो तुम? असल आवाज़ लगाती है। अपने हाथ पर देखती है जहाँ कुछ देर पहले बहुत शदीद दर्द था, अब ऐसा लग रहा था कि कुछ हुआ ही ना हो। असल ने पट्टी निकाल दी। वो निशान डार्क रेड हो गया था। इतने में बाहर गेट की आवाज़ आई। असल काउच से उठकर विंडो में देखने लगी। बाहर उसे केटी के साथ हारिस भी नजर आया। ये यहाँ क्या कर रहा है? पर्दा डालकर वो लंच करने टेबल की तरफ चली गई। होश में आने के बाद उसे भूख का एहसास हुआ। चेयर पर बैठकर वो खाना खाना शुरू कर चुकी थी। तुम ठीक हो केटी?
तुम ठीक हो? केटी असल को इस तरह आराम से बैठे खाना खाते देखकर चौंक गई। हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम अभी बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं हारिस को बुला के लाई थी। बस चक्कर आ गए थे इसलिए बेहोश हो गई थी, हारिस को नज़रअंदाज करते हुए केटी से कहती है। ये तो ठीक है, मैं चलता हूँ वापस। हारिस असल के बेरुखी को देखते हुए केटी से कहता है। असल को अपने ऊपर उसकी नज़रें महसूस होती है। वो हारिस की तरफ देखती है, दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिलती है। वो उसकी आंखों का रंग कभी ब्लैक और कभी ग्रे होता देख रही होती है। असल की हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। वो अपनी काली सियाह आंखें, घनेरी पलकों वाली आंखें झुका लेती है। अरे नहीं, कॉफ़ी पीकर जाना, मैं कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। वो उसे लाउंज की तरफ ले आती है। तुम बैठो, बस मैं 5 मिनट में कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। असल यार, तुम कंपनी दो हारिस को, वो बोर हो जाएगा। सॉरी, मैं अजनबी लोगों से बात नहीं करती, ये तुम्हारा दोस्त है, तुम दो कंपनी। वो चेयर से उठते हुए अपने रूम की जानिब जाने लगती है। उसे असल की कलाई पर सुर्ख निशान दिखता है, वैसे ही निशान हारिस के बाजू पर भी था। वो हैरान हो जाता है। केटी को असल की यह हरकत बहुत बुरी लगी। हारिस को भी अच्छा नहीं लगा कि वो फट से ऐसा कह देगी। लास्ट टाइम नाम ना बताने की वजह से असल इस तरह बिहेव करेगी, केटी को भी अंदाज़ा नहीं था। हारिस का दिल किया वो अभी इसी वक्त यहाँ से चला जाए, पर वो अपनी न्यू फ्रेंड केटी का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। कॉफ़ी तैयार है, वो कॉफ़ी का मग उसके सामने करते हुए कहती है। आई एम सॉरी असल की इन बातों के लिए, केटी शर्मिंदगी से कहती है। इट्स ओके। हारिस ने कॉफ़ी मग पकड़ते हुए स्माइल पास करते हुए कहा। किटी की शर्मिंदगी कुछ कम हुई। कॉफ़ी पीते हुए हारिस ने पूरे घर पर नज़र डाली। घर इतने अंदर से बहुत प्यारा बना हुआ था। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा, आखिर हारिस की क्या हकीकत है और असल का उससे मोहब्बत होगी या नहीं। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।